मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. क्या पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था? क्या ये आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद अपने आकाओं से संपर्क में थे? हमला करने वाले लोग कौन हैं और पाकिस्तान से उनका कनेक्शन क्या है? और इस हमले के बाद पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं? आज के शो में हम यही समझेंगे। ये भी जानेंगे कि दुनिया इस हमले को कैसे देख रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, और वो बयान भी आपको बताएंगे जिनसे ये इशारा मिलता है कि अगर दो देशों के बीच एस्केलेशन तक ये मामला जाता है तो दुनिया के कौन से देश हमारे पक्ष में खड़े होंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। बाईस अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों के एक जत्थे ने पर्यटकों पर गोलीबारी की। इसमें अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डर है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हमले के बाद चश्मदीदों ने जो आपबीती सुनाई वो दिल दहला देने वाली थी। इस वक्त हमारी टीम भी कश्मीर में मौजूद है। सबसे पहले उनसे ही समझते हैं कि अभी कश्मीर में हालात कैसे हैं। ये मैं लाल चौक पे आया था, थोड़ा और तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आप देखेंगे, इधर तो कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई, चूँकि मीडिया के लोग हैं, लेकिन आमतौर पे ये मार्केट खुली रहती है। अभी ये मार्केट बंद है। ये लाल चौक का एरिया अभी कुछ दिनों पहले, जब मैं पहली बार कश्मीर आया था तो ये इतना डेवलप नहीं था। इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप किया गया और इस तरीके से बनाया गया यहाँ पे, और फिर ये घंटाघर जो इसका स्वरूप बदला गया और ये तमाम चीज़ें चेंज हुई। अब यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जो एक डर होता है या एक तरीके की फिजाओं में जो एक दहशत होती है, वो बाहर जो आम टूरिस्ट है उसके मन में है। इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकवादी संगठन हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 7 आतंकवादी शामिल थे। इनमें से 4 से 5 पाकिस्तानी थे जो कुछ ही दिन पहले कश्मीर में घुसे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकी पश्तो में बात कर रहे थे जो पाकिस्तानी ओरिजिन को दर्शाता है। 2 आतंकी स्थानीय भी हो सकते हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड माना जा रहा है सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद को। ये लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है। लश्कर सरगना और भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का करीबी है। कसूरी लश्कर का पेशावर हेडक्वार्टर संभालता है। साथ ही वो जमात उद दावा की राजनीतिक शाखा मिल्ली मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट भी रहा है। अमेरिका ने इस संगठन को 2016 में आतंकी घोषित किया था और 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे लश्कर का ही दूसरा नाम बता करके बैन किया। इसका हिसाब, उसके संगठन का हिसाब तो भारत की सेना और एजेंसियां करेंगी ही। लश्कर की पूरी कहानी भी हम आपको अभी बताएंगे आगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आतंकवाद को शरण देने वाले पाकिस्तान में पहलगाम हमले पर क्या बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके इस हमले पर चिंता और सहानुभूति जताने का नाटक किया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस हमले का पाकिस्तान से संबंध होने की बात को खारिज कर दिया। लाइव 92 न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने उल जलूल बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब उनके घर में ही हो रहा है। अलग अलग राज्यों में भारत के खिलाफ क्रांतियां हो रही हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जनों। नागालैंड से लेकर कश्मीर तक, दक्षिण में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में हिंदुत्ववादी ताकतें लोगों का शोषण कर रही हैं। ये उसके खिलाफ क्रांति है। बताइए, बलूचिस्तान और तहरीक तालिबान की धरती वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बगावत हो रही है। आतंकवादियों की घटना को क्रांति बता रहे हैं। एक मूर्खतापूर्ण बयान भारत में पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भी दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में फिर झूठ फैलाया जा रहा है। कश्मीरी मुजाहिदीन कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। ऐसा कहकर अब्दुल बासित संभवतः खुद पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का इशारा दे गए। अगर कश्मीरी मुजाहिद, उनके शब्दों में, आम लोगों को नहीं मारते तो क्या इसका मतलब है कि सैलानियों को मारने वाले विदेशी थे?
अगर वो कश्मीरी नहीं थे तो वो किस देश के हो सकते हैं बासित साहब? पाकिस्तान के अखबारों का हाल भी आपको बता देते हैं। अखबार डॉन ने सुर्खी चलाई, 2 डज़न डेड एज टूरिस्ट टारगेटेड इन हेल्ड कश्मीर। कश्मीर में पर्यटकों पर हमला, 2 दर्जन लोगों की मौत। पाकिस्तान का अखबार है तो उन्होंने कश्मीर को फिर एक बार भारत के कब्जे वाला कश्मीर संबोधित करते हुए लिखा कि हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत दौरे पर आए हुए हैं। अखबार ये भी लिखता है कि भारत का मीडिया इस हमले को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स भी ऐसा दावा कर रहे हैं। भारत के टीवी चैनल्स में बैठे लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास दावों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाई गई है। इसी खबर में साल 2000 का भी जिक्र है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा से पहले भी इसी तरह की घटना घटी थी। अखबार ने लिखा है कि उस समय भी भारत ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों को इसके लिए दोषी ठहराया था, लेकिन कश्मीर और भारत के कुछ विद्वानों ने इसे भारतीय सेना की कथित साजिश करार दिया था। ये अखबार का दावा है। बांग्लादेश के अखबार की बात करते हैं। वहाँ के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने खबर चलाई, 2023 में G20 समिट का आयोजन भारत में हुआ था। इसकी टूरिज्म से जुड़ी एक मीटिंग उस समय कश्मीर के श्रीनगर में हुई थी, ताकि ये दर्शाया जा सके कि यहाँ पूरी तरह शांति है और स्थिति एकदम सामान्य बनी हुई है। नेपाल के अखबार द काठमांडू पोस्ट ने सुर्खी चलाई, सुदीप न्यौपाने अमंग 26 किल्ड इन कश्मीर टेरर अटैक, यानी कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों में बुटवल के सुदीप न्यौपाने, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, वो भी शामिल हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय नेपाल के नागरिक सुदीप न्यौपाने वहाँ मौजूद थे। आतंकियों ने उनकी भी हत्या की है। हमले में सुदीप की माँ भी घायल हुई हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। अब मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने सुर्खी चलाई कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान का लंबे समय से विवाद बना हुआ है। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया था और इस इलाके को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। उसी साल यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन कर रहा है। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज़ ने सुर्खी चलाई, इंडिया हंट्स गनमैन हु मैसेकर्ड 26 इन कश्मीर टूरिस्ट हॉटस्पॉट। भारत ने कश्मीर में 26 लोगों की हत्या करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। अरब न्यूज़ ने एनालिस्ट माइकल कुगलमैन के हवाले से लिखा है कि इस हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच नया संकट पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। अब कुछ अमेरिकी अखबारों की भी बात कर लेते। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी चलाई है कि एटलीस्ट 24 टूरिस्ट्स गन डाउन बाय मिलिटेंट्स इन कश्मीर। कश्मीर में आतंकवादियों ने कम से कम 24 पर्यटकों की गोली मार करके हत्या कर दी। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में कश्मीर के इतिहास का भी जिक्र है। ये भी लिखा है कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अलगाववादी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है। पिछले कुछ दशकों में आतंकवादी समूहों ने हिंदू तीर्थयात्रियों सहित कई नागरिकों की हत्या की है। 2019 के बाद से इसमें कमी आई, जब केंद्र सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया और आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सुर्खी लगाई, कश्मीर अटैक लीव्स 25 डेड इन इंडियन टूरिस्ट स्पॉट। अखबार लिखता है कि कश्मीर दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है। परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों ने इसे लेकर के कई युद्ध लड़े हैं। इसके अलावा इजराइल, चीन, ईरान और तुर्की के मीडिया संस्थानों ने भी इस खबर को प्रमुखता से अपने यहाँ जगह दी है। मीडिया की प्रतिक्रिया आपने जानी, अब वर्ल्ड लीडर्स की प्रतिक्रियाएं सुनिए। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी सहानुभूति है। इसके बाद उन्होंने 23 अप्रैल को देर रात प्रधानमंत्री मोदी को फोन भी किया और इस हमले की कड़ी निंदा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक शोक संदेश भेजा है, जिसकी जानकारी भारत में मौजूद रूसी एम्बेसी ने एक्स पर पोस्ट की। पुतिन ने इस संदेश में लिखा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जिम्मेदार अपराधियों को उचित सजा मिलेगी। भारतीय दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, जेडी वैंस ने, कि उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से मैं दुखी हूं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया
मलिनी ने लिखा, भारत में हुए आतंकी हमले से बहुत दुख हुआ। इसके अलावा सऊदी अरब, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान जैसे अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की है। ये हुई दुनिया भर से आई प्रतिक्रियाएं। अब उस नफरत के कारोबार की बात करते हैं, उस असली चेहरे की बात करते हैं जिसने 1990 में अफगानिस्तान की घाटियों से कश्मीर की वादियों तक जहर की खेती की, लश्कर-ए-तैयबा। साल 1985 लाहौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले दो प्रोफेसर हाफिज सईद और जफर इकबाल दोनों ने जमात-उद-दावा नाम का संगठन बनाया। 1986 में ज़की उर रहमान लखवी नाम के आतंकी ने अपने लड़ाकों को उनके संगठन में शामिल किया और इसका नाम रखा गया मरकज़-उद-दावा अल-इरशाद। यही संगठन आगे चलकर लश्कर-ए-तैयबा का पालना बना। इस संगठन की आर्थिक मदद की अलकायदा के आतंकवादी उसामा बिन लादेन ने। 1992 से लश्कर ने जम्मू कश्मीर में पैठ बनानी शुरू की, स्थानीय कश्मीरी पंडितों पर हमले, घाटी के नौजवानों को सब्ज बाग दिखाना और उन्हें बंदूक थमाना, यही उनका काम था। भारत ने लश्कर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, लेकिन अमेरिका ने लश्कर को आतंकवादी संगठन घोषित किया 2001 में हुए संसद हमले के बाद। अमेरिका को डर था कि भारत पाकिस्तान के बीच सरहदी तनाव बढ़ा तो उसका अफगानिस्तान मिशन फेल हो जाएगा, इसलिए अमेरिका ने लश्कर और जैश जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया और पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ को दिखावे की बंदिशें लगाने को कहा। लेकिन हकीकत ज़मीन पर कुछ और थी। ISI ने अपने तमाम जिहादी मोहरों को पहले ही आगाह कर दिया था। ट्रेनिंग कैंप बदले, नाम बदले, लेकिन मकसद वही रहा, भारत में आतंकवाद फैलाना। TRF उस मकसद का नया हिस्सा है, नया चेहरा है। साल 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो लश्कर ने अपने पुराने आतंकियों को फिर से जगाया। हिजबुल मुजाहिदीन के बचे खुचे जिहादी भी इस खेल में शामिल हुए। इसका नाम रखा गया द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। नाम में रेजिस्टेंस जोड़ने के पीछे की वजह थी आतंकवाद को वैध विद्रोह का मुखौटा पहनाने की कोशिश। TRF ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित किया। TRF ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को भर्ती करता है, आतंकियों की घुसपैठ में मदद करता है और पाकिस्तान से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। इसका संचालन करता है शेख सज्जाद कुल। सज्जाद श्रीनगर का ही रहने वाला है, बेंगलुरु से उसने MBA किया है। TRF के बनने के बाद ही शुरू हुआ हिंसा का वो दौर। भारत की अब क्या तैयारी है, इस पर हमने विस्तार से बात की है आज के ललन टॉप शो में भी, वो भी ज़रूर देखिए। इस खबर में इतना ही। अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक आखिरी बात कि पहलगाम हमला कोई आकस्मिक वारदात नहीं थी, एक सुनियोजित, पहले से प्लान की गई एक बहुस्तरीय साजिश थी। TRF ने ज़मीन पर हमला किया, लश्कर ने इसकी रूपरेखा गढ़ी और 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई। हमारी कामना है कि मृतकों के परिजनों को ये भयावह दुख सहने की शक्ति मिले और उन कायर आतंकवादियों को जो भारत के वर्दीधारी जवानों का सामना करने का साहस नहीं रखते, जो निहत्थे सैलानियों पर गोली चलाने को जिहाद समझते हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। एलॉन मस्क से जुड़ी ये खबर आई है। जैसे ही टैरिफ वॉर के फेर में टेस्ला की बिक्री घटी, वैसे ही उन्होंने बयान दिया है कि अब वे अपनी कंपनी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मस्क की ये टिप्पणी उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें बताया गया कि इस साल जनवरी से लेकर मार्च में टेस्ला की कमाई में 71% की शुद्ध गिरावट आई है, जो पिछले साल की तुलना में $1.39 बिलियन से घटकर $409 मिलियन रह गई है। जैसे ही दूसरी बार अमेरिका की गद्दी पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे, वैसे ही उन्होंने सरकारी खर्च को कम करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और इसकी कमान सौंपी टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क को। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी पर ध्यान देना संभवतः कम कर दिया। साथ ही ट्रंप की नीतियों का असर भी उनकी कंपनियों पर दिखने लगा। ट्रंप प्रशासन में मस्क की भागीदारी के कारण भी काफ़ी खरीदार उनसे दूर हो गए। इस कारण भी कंपनी की कमाई संभवतः काफ़ी घट गई। अब उनका कहना है कि अगले महीने से संभवतः 1 या 2 दिन सरकारी कामों पर ध्यान दूंगा, बाकी समय अपनी कंपनी पर लगाऊंगा। जैसे ही मस्क ने ये टिप्पणी की है, वैसे ही उनके कारोबार में 4.6% का उछाल आया है। दुनियादारी में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।